हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एनएसजी के एंटी ड्रोन सिस्टम की रडार ने पिक किया एक और ड्रोन। जम्मू बॉर्डर पर कम्युनिकेशन और सर्विलियंस इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करने की मिली मंजूरी। छोटे ड्रोन से निपटने का भारत के पास नहीं है कोई भी फुल प्रूफ सिस्टम। अवंतीपुरा में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान एक्सप्लोजिव्स के साथ मिले डीआरडीओ के कुछ प्रोडक्ट्स। और पिछले दशक में 81,000 से भी अधिक सीएपीएफ पर्सनल ने लिया है वॉलंटरी रिटायरमेंट। पिछले 32 घंटों में एलओसी के पास मौजूद इंडियन आर्मी के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस और जम्मू डिस्ट्रिक्ट, कठुआ और सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास करीब 4 और ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक जो पहला ड्रोन है वो कल शाम को 8:15 पर कालूचुक एरिया के पास देखा गया था। दूसरा ड्रोन एलओसी के साथ खुर में पलनवाला सेक्टर में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास देखा गया था, जो कि कल शाम को करीब 9 बजे भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वहां पर तैनात इंडियन ट्रूप्स की तरफ से उस पर फायरिंग की गई तो वो वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। इसी तरह तीसरा ड्रोन सांबा एरिया के पास देखा गया था, और जबकि चौथा ड्रोन कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हीरानगर सेक्टर में। और जबकि एक रिपोर्ट यह भी है कि मंगलवार रात को एनएसजी द्वारा डिप्लॉय किए गए एंटी ड्रोन सिस्टम की रडार्स ने जम्मू एयरबेस के पास होवर कर रहे एक और ड्रोन को स्पॉट किया था। और इस एंटी ड्रोन सिस्टम की रडार ने जम्मू एयरबेस से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन की मूवमेंट को देखा था। लेकिन जब तक इस ड्रोन पर कोई एक्शन लिया जाता तब तक वो ड्रोन उस जगह से हट चुका था, और फिर जिसके बाद उस ड्रोन को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। आज श्रीनगर में लॉन्च किए गए एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 2 और आतंकियों को सही सलामत उनकी हुरों तक पहुंचा दिया गया है, और इन दोनों आतंकियों से एक पिस्टल और एक AK-47 भी बरामद हुई है। और इतना ही नहीं, बल्कि आज के इस ऑपरेशन को मिलाकर इस साल की शुरुआत से अभी तक घाटी में जितने भी ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं उन ऑपरेशंस के दौरान अभी तक टोटल 78 आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। और इन 78 में से करीब 39 यानी कि 39 आतंकी संगठन लश्कर के साथ एफिलिएटेड थे। और आज भी एनकाउंटर के दौरान जिन 2 आतंकियों का सफाया किया गया है वो भी लश्कर से ही बिलोंग करते थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किए गए एक और जॉइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल और एम्यूनिशन को बरामद किया गया है। ये जो ऑपरेशन था ये जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। और इस दौरान करीब 7 51 mm की मोटार्स, 260 पीका राउंड्स और कुछ अदर एम्यूनिशंस बरामद हुए हैं। और ऑफिशियल्स के मुताबिक जो ये एक्सप्लोजिव मटेरियल और एम्यूनिशन बरामद किए गए हैं ये जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए थे। और इन सभी में एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव और एम्यूनिशन बरामद किए गए हैं उनमें कुछ डीआरडीओ द्वारा बनाए गए चिली ग्रेनेड्स भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेज द्वारा दंगों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और अब डीआरडीओ के ये प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे पहुंचे ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। और बाकी इस मामले की जांच जारी है और अदर डिटेल्स आनी बाकी हैं। और जबकि आज पुंछ के भिम्बर गली एरिया के पास एक सस्पिशियस बैग भी बरामद किया गया था, फिर जिसके बाद जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मूवमेंट को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था। लेकिन फिलहाल जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक इस सस्पिशियस बैग के बारे में कोई और जानकारी सामने नहीं आई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी और शरद पवार के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करी है। और सोर्सेज के मुताबिक भारत के दोनों पूर्व रक्षा मंत्रियों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और इंडियन आर्मी चीफ ने चीन के साथ लगी सीमा पर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ब्रीफ किया है। और सोर्सेज का यह भी कहना है कि दोनों पूर्व रक्षा मंत्रियों को चीन के साथ लगी सीमा के हालातों के बारे में थोड़ा डाउट था और उन्हें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था। और ये क्लैरिफिकेशन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से उन्हें दिया गया है। बाकी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि केंद्र की तरफ से जम्मू बॉर्डर पर एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए कम्युनिकेशन और सर्विलियंस इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करने का जो प्रस्ताव था उसे अप्रूवल दे दिया गया है। और अब इस मंजूरी के बाद 500 किलोमीटर के स्ट्रेच पर बीएसएफ के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को स्थापित किया जाएगा। और जबकि ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करके इस पूरी परियोजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यह है कि सीमा पर अलग अलग तरह के सर्विलियंस इक्विपमेंट को इंटीग्रेट किया जाए, जैसे कि अलग अलग तरह के कैमरास, सेंसर्स, रेडार्स और इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। और ये कदम खास करके जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक के बाद ही लिया गया है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक इस नेटवर्क में जिस कमांड एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा उसमें फेशियल रिकॉग्निशन की कैपेबिलिटी भी शामिल होगी, यानी कि इस एरिया पर कोई भी पर्सन अंदर आता है या बाहर जाता है तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। और इसके अलावा ये सिस्टम अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। ये जो नेटवर्क है ये हर एक बॉर्डर आउटपोस्ट को एक वॉइस एंड डेटा कनेक्टिविटी की सुविधा भी प्रोवाइड करेगा। और इसकी मदद से सीमा पर 24/7 वीडियो सर्विलियंस, लाइव मॉनिटरिंग, इन सभी का इस्तेमाल करके वहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज को और भी करीब से मॉनिटर किया जा सकेगा। और अब जिस तरीके से ड्रोन्स की एक्टिविटीज काफी ज्यादा दिखने लगी हैं तो ऐसे में इस तरह के सिस्टम की भी काफी ज्यादा जरूरत है। और जबकि ऑफिशियल्स के मुताबिक भी एक क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए एक मजबूत सर्विलियंस और मॉनिटरिंग सिस्टम को स्थापित किए जाने की जरूरत है।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक डेटा के मुताबिक पिछले दशक में सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसी फोर्सेस से करीब 81,000 से भी अधिक पर्सनल ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है और इनमें से करीब 11,000 के आसपास पर्सनल 2017 में ही रिटायर हुए थे। इसके अलावा करीब 15,904 पर्सनल ने अपने रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से 2011 से लेकर 2020 के बीच में रिजाइन दिया था और सबसे अधिक रिजाइन 2013 में दिए गए थे और संख्या थी करीब 2,332। और इतनी अधिक संख्या में वॉलंटरी रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के क्या कारण है, इसका पता लगाने के लिए फिलहाल अभी तक गृह मंत्रालय की तरफ से किसी भी तरह की स्पेसिफिक स्टडी कंडक्ट नहीं कराई गई है। लेकिन फोर्सेस द्वारा किए गए एक एनालिसिस के अनुसार कुछ पर्सनल और फैमिली इश्यूज, हेल्थ रीजन और कुछ मेन कॉजेस में और भी अधिक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। और गृह मंत्रालय के तहत आने वाली जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स हैं, इन सभी फोर्सेस में सबसे अधिक वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले पर्सनल बीएसएफ से हैं, जो की संख्या है 36,768। फिर उसके बाद सीआरपीएफ है जिसमें संख्या है 26,164। तीसरे नंबर पर है सीआईएसएफ जिसमें संख्या है 6,705। चौथे पर है असम राइफल्स जिसमें संख्या है 4,947। पांचवे पर है एसएसबी जिसकी संख्या है 3,230 और छठे नंबर पर है आईटीबीपी, उसमें संख्या है 3,193। यानी कि सबसे अधिक वॉलंटरी रिटायरमेंट बीएसएफ फोर्सेस के पर्सनल ने ली है और जबकि सबसे कम आईटीबीपी के पर्सनल ने। बाकी इसके अलावा एक दुखद खबर अफगानिस्तान से सामने आई है, जहां एक भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, जो कि रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के लिए काम करते थे और एक फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर अफगानिस्तान में जारी हिंसा को कवर करने के लिए वे वहां पर मौजूद थे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दानिश सिद्दीकी की आत्मा को शांति मिले। द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि भारत के पास एक बड़े साइज के यूएवी को काउंटर करने के लिए कॉम्बैट और सर्वेलेंस दोनों ही तरह के सिस्टम्स उपलब्ध हैं। लेकिन जब बात आती है छोटे और कॉमर्शियली अवेलेबल यूएवीज का मुकाबला करने की, यानी कि ऐसे ड्रोन्स जो एक ट्रेडिशनल रडार की कवरेज से नीचे उड़ान भरते हैं, तो इनके लिए शायद ही इंडियन फोर्सेस के पास कुछ खास हो, क्योंकि सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल के मुताबिक इस तरह के ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए हमारे पास जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों ही बहुत ही लिमिटेड है और भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी इस तरह के छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए ह्यूमन आइज यानी कि इंसानी आंखों पर ही निर्भर है और उनको शूट करने के लिए भी असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि जो इंडियन नेवी द्वारा इसराइल का लेटेस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम स्मैश 2000 प्लस लिया गया है, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो लाइन ऑफ साइट मैकेनिज्म पर ही काम करता है और इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पास इस तरह के छोटे ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज के मामले में कोई भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है और इसी वजह से भारत को इस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बढ़ावा दिए जाने की काफी ज्यादा जरूरत है। हालांकि जो आईआईटी कानपुर है वो यूएवी टेक्नोलॉजी के मामले में भारत की स्ट्रेंथ को मजबूत करने की तैयारी कर रही है और इस तैयारी के तहत इस साल के अंत तक आईआईटी कानपुर में सेंटर फॉर ड्रोन्स स्थापित होने की पूरी संभावना है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, एनडीआरएफ, हेल्थ डिपार्टमेंट, प्राइवेट कंपनीज, इन सभी की अलग अलग जरूरत के हिसाब से छोटे से लेकर बड़े तक लगभग हर तरह के ड्रोन्स बनाए जाएंगे। लेकिन अब एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अगर हम एडवांस यूएवीज को विकसित कर रहे हैं तो हमें यूएवीज को काउंटर करने की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किए जाने की काफी ज्यादा जरूरत है। यानी कि हमारे पास ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज का होना अनिवार्य है। और बाकी आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है और जिसके तहत 15 अगस्त तक नेशनल कैपिटल में किसी भी तरह के ड्रोन, यूएवी, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून्स, इस तरह के एरियल ऑब्जेक्ट्स की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है और जो भी दिल्ली की नेशनल कैपिटल टेरिटरी में इन ऑर्डर्स का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ इंडियन पेनल कोड सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई होगी। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।